नमस्कार छात्रों, आप लोगों का लाइव क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 10th गणित का अध्याय 2 बहुपद पढ़ने वाले हैं। पहला सवाल, बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद की डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल? किसी भी समीकरण को क्या आप देखकर बता सकते हैं कि वह बहुपद है या नहीं है? तो बहुपद उन समीकरणों को कहते हैं जिनमें चर पद, चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू, जिसमें चर पद की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। ऐसे समीकरण जिसमें वेरिएबल्स की पावर चर पद की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, उन्हें बहुपद कहते हैं। सपोज एक्स की घात 1 2 3 4 5 एनीथिंग, उन्हें हम बहुपद कहेंगे। सपोज एक्स की पावर 2/3, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। किसी भी समीकरण में यदि परिमेय इस टाइप की कोई भिन्न दिख जाए तो वह बहुपद नहीं है। x की पावर -7 ऋणात्मक घात दिख जाए, घात अगर ऋणात्मक है तो भी वह बहुपद नहीं है। तो बहुपद उन्हें कहते हैं जिनमें x की घात या चर पद x y z t w a b c d कुछ भी हो, जिसमें चर पद की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, उन्हें बहुपद कहते हैं। अब आपके सामने मैंने कुछ लिखे हुए हैं। पहला नंबर x² + 5 क्या बहुपद है? यस, क्योंकि x की घात कितनी है? 2, धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भैया? क्योंकि x की घात क्या है? एक भिन्न है, फ्रैक्शनल नंबर है। कभी भी पावर अगर फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो वह बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है? अच्छा, इसमें x की पावर y की पावर 1 कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, ये 8 है। लेकिन माय डियर अगर अपॉन में है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का मतलब पावर कैसी हो गई? घात कैसी हो गई? ऋणात्मक। अगर कहीं पर भी घात ऋणात्मक दिख जाए तो बहुपद नहीं है। ये है x की घात 100, y की घातें 5, बहुपद है। ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद नहीं है। घात 2 है, घात 1 है, लेकिन -1 नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस से माइनस, अतः बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है? नहीं है। रीजन क्या है? अगर आप अंडर रूट हटाते हो तो घात लगती है 1/2। अंडर रूट हटाने पर, यू नो ना, पता होगा, आप लोगों ने कक्षा 9th अच्छे से पढ़ा होगा। अगर अंडर रूट हटाते हो तो घात 1/2, घात कैसी हो गई? भिन्न हो गई, तो बहुपद नहीं है। अब बात करते हैं बहुपद की घात, जैसे एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती कैसे डिसाइड होता है? किसी भी समीकरण में बहुपद की घात कैसे निर्धारित कर सकते हैं? किसी भी समीकरण में चर पद की अधिकतम घात को हम बहुपद कहते हैं। अगर बहुपद है तो अधिकतम घात को ही उस घात का बहुपद कहते हैं। जैसे कि इसमें देखें, x की घात कितनी है? 2, तो किस घात का बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ये बहुपद ही नहीं, ये बहुपद ही नहीं। ये कितने घात का बहुपद है? इसमें x की घात 100 है, y की घातें 5 है। दोनों में घात धनात्मक पूर्णांक संख्या है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है? 100। तो ये कितने घात का बहुपद है? ये 100 घात का बहुपद है। तो बहुपद की घात पूरे समीकरण में चर पद की अधिकतम घात द्वारा निर्धारित की जाती है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो क्वालिटी और क्लियर करेंगे और लाइव क्लास का आपको बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस देंगे। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का मतलब क्या है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। जैसे कि मैंने लिखा x + 7, 4 5x + 3 6x। इसमें x की घात कितनी है? 1। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा? कोई बता सकता है? एक x अक्ष, एक y अक्ष, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक सीधी रेखा। हमेशा जब भी एक घातीय बहुपद होगा तो उसका ग्राफ एक सीधी रेखा। x अक्ष को कितनी जगह पर काटेगा? एक जगह पर। अब बात करें द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का मतलब क्या है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। जैसे कि मैं लिख दूं ax² + bx + c बराबर कुछ भी। ये द्विघाती बहुपद है क्योंकि x की घात कितनी है?
2 है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनता है परवलय के आकार का। ये एकदम नोट कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ बोर्ड में कि द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसमें भी थोड़ा बहुत बताया जाएगा, लेकिन इसका ग्राफ परवलय के आकार का होता है। ग्राफ परवलय के आकार का होता है। एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काटेगा? 2 जगह। एक्स अक्ष को 2 जगह पर काटेगा। जैसे कि इसका ग्राफ बनाऊं तो ऐसा कुछ इस तरीके से, एक जगह पर एक्स अक्ष, 2 जगह पर एक्स अक्ष को 2 जगह पर काटेगा। अच्छा, मुंह किधर की ओर खुलेगा? अच्छा, ऊपर भी खुल सकता है, नीचे भी। इसको मैं क्या बोलता हूं? धनात्मक वाई अक्ष। इसको मैं क्या बोलता हूं? ऋणात्मक वाई। तो मुंह किधर खुलेगा? धनात्मक वाई अक्ष और, लेकिन धनात्मक की ओर कब खुलेगा, ऋणात्मक की ओर कब खुलेगा? कोई बता सकता है? धनात्मक की ओर कब खुलेगा, ऋणात्मक की ओर कब खुलेगा? जब एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक होगा। जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका ग्राफ बनाऊं तो परवलय के आकार का बनेगा, लेकिन मुंह किधर की ओर खुलेगा? ऊपर की ओर कि नीचे की ओर? ऊपर की ओर। सपोज मैं ये लिख दूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, नीचे की ओर। क्यों? एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा है? माइनस का। धन का होगा तो हमेशा ऊपर की ओर, ऋण का होगा तो नीचे की ओर। ये सब लिखते जाइएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक हो। जब गुणांक धनात्मक होगा तो ऊपर की ओर, जब ऋणात्मक होगा तो नीचे की ओर। अच्छा, ये द्विघात समीकरण किसमें है? एक्स में है। y में होता तो कैसा ग्राफ बनेगा, मैं उसको भी बताता हूं। भाई ये द्विघात समीकरण किस में है? x में है। y में भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो पहले बात करते हैं। चलिए, अगर इस टाइप का कहीं कुछ लिखा हो, इस टाइप का जल्दी आपको दिखेगा नहीं, by प्लस c। अच्छा, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, लेकिन y की घात कितनी है? 2। अच्छा, इसका बनेगा कैसा ग्राफ? परवलय के आकार का, लेकिन मुंह किधर की ओर खुलेगा? ऊपर नीचे नहीं खुलेगा, एक्स अक्ष की ओर। एक्स अक्ष की ओर। y को कितनी जगह पर काटेगा? y अक्ष को 2 जगह पर। जब y में होगा तो y अक्ष को 2 जगह पे, जब x में होगा तो x अक्ष को 2 जगह पे काटेगा। जब y में होगा तो y अक्ष को 2 जगह, जब x में होगा तो x अक्ष को 2 जगह पर काटेगा। अब मुंह अगर ये धन का है तो x अक्ष की धन दिशा में, अगर ये ऋण का है तो x अक्ष की ऋण दिशा में खुलेगा। इतनी सी बात है, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि ऐसा कुछ है। ऐसा कभी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए कभी y में आ जाए तो किस तरीके से आपको मतलब आंसर देना है। समझ गए ना किस तरीके से लिखना? तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। एक चीज और आपने कक्षा 8 में पढ़ी और 9 में भी पढ़ा होगा, x के कितने मान होंगे? 2। शून्यकों की संख्या होगी 2। शून्यक कहते किसे हैं? शून्यकों की संख्या 2। शून्यक कहते किसे हैं? x के वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 के बराबर हो। x के वे मान जिसके लिए किसी भी बहुपद का मान किसके बराबर हो? 0 के बराबर। तो कितने शून्यक होंगे? 2। x के कितने मान संभव हैं? 2। हम 2 शून्यकों के नाम दे दें अल्फा और बीटा।
एक को मैं बोल दूं अल्फा है मान लीजिए, दूसरा कौन सा है, बीटा है। मान लीजिए दो शून्यक है, एक अल्फा एक बीटा है, इनको मूल भी बोलते हैं। शून्यकों को और एक वर्ड क्या बोला जाता है, मूल, रूट या जीरोज। अंग्रेजी में मूल बोल देते हैं, रूट बोल देते हैं या जीरोज, कहीं पे लिखा है जीरोज। तो इसमें दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अच्छा, एक सूत्र पढ़ा बताएगा अगर किसी को पता हो, मूलों का योगफल किसके बराबर होता है। मूलों का योगफल, मूलों का मीन्स शून्यकों का, पहला प्लस दूसरा किसके बराबर होता है, बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। और इसको हम बोलते हैं एक्स का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। किताब में दोनों तरीके से लिखा है, किताब में आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको हम बोलते हैं मूलों का योगफल। कभी कभी किसी सवाल में पूछता है तो आप इसको लिख लीजिएगा कि ये इसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। मूलों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और किसके बराबर होता है, सी बाई ए। वेरी गुड, सी बाई ए। सी का मतलब क्या होता है, अचर पद। ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ना, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, द्विघात समीकरण होता क्या है, अगर मैं कहूं द्विघात समीकरण निकालना है। कुछ सवालों में एक एक नंबर के पेपर में सवाल आते हैं कि आपको मूलों का योगफल दे देगा, गुणनफल दे देगा, बोलेगा द्विघात समीकरण बनाइए। तो क्या आप लोग बना सकते हैं, बताओ क्या होगा। द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर आपको ये पता है, ये पता है, आपको समीकरण बनाना है तो इस सूत्र में रख देंगे तो बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद बनाने का तरीका। कब, जब आपको मूलों का योगफल पता हो, जब आपको मूलों का गुणनफल पता हो, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सब कक्षा 8 में है, शायद पढ़ा हो, 9 में नहीं पढ़ाया ना, 8 में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा। शायद 8 में भी ना हो, पता नहीं, नहीं है ना, फिर भी चलिए अभी ये होता है द्विघात समीकरण। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात मीन्स जिसकी घात कितनी हो, 3 हो, त्रिघात बहुपद। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखें, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये किसका उदाहरण है, त्रिघात का। x अक्ष को कितनी जगह पे काटेगा, 3 जगह पर। अगर y में होता तो y को 3 जगह पे, y अक्ष को 3 जगह पर, जिसमें होगा उसी को 3 जगह पर काटेगा। शून्यक कितने होंगे, 3, मतलब ऐसे x के कितने मान संभावित हैं, 3 मान, जिसके लिए पूरे समीकरण का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। अच्छा, बात करें इसका ग्राफ कैसा होगा, वक्राकार। आप लोग लिख लीजिएगा वक्राकार। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर बना ले तो ऐसे बना सकते हैं, कितनी जगह पे, 3 जगह पे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका ग्राफ वक्र के आकार का होता है। और किस प्रकार होता है, तो ये बना हुआ है, एक्स अक्ष को 3 जगह पे काटेगा। मान लेते हैं इसके शून्य क्या क्या हैं, अल्फा बीटा गामा।
तीसरा एक नाम है दिया गया अल्फा बीटा गामा। और आपने एक चीज अल्फा बीटा गामा और कहाँ पढ़ा है? कभी पढ़ा है अल्फा बीटा गामा? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें नहीं पढ़ाई गई विज्ञान में ना, 6, 7, 8 में कभी सुना होगा, ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ा होगा। अब तो 11 में ही डिटेल में देखोगे, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। एक बार अल्फा किरणें और कब सुना है? कक्षा 9 में भी सुना है, जब रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जिससे प्रोटॉन की खोज होती है ना, तो एक बार अल्फा किरणों का नाम तब सुना है। अच्छा, बात करें, इसमें शून्यक होंगे 3, मूल होंगे 3, मूलों का योगफल कोई सूत्र बताएगा? मूलों का योगफल एकदम आसान है, देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर कुछ नहीं करना, b बटे और चिन्ह लगा दो माइनस। b का मतलब यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो बस सूत्र लिखते जाइएगा ना, क्योंकि ये सब समझने की ज़्यादा, समझने क्या, सूत्र पता, और सूत्र याद करना भी आसान है, b बटे c बटे d बटे, क्रम से। एक बार, हाँ, एक बार ध्यान से सुन लोगे, समझ लोगे, एक्स क्यूब का गुणांक b बटे, पहले चिन्ह कैसा लेंगे? माइनस, फिर प्लस। दूसरा क्या होगा? हाँ, वो तो गुणनफल, गुणनफल के बीच में भी होता है एक, दो मूलों के गुणनफल का योगफल। अच्छा, इसमें 2 का भी तो जोड़ा बनाया जा सकता है। हाँ, 2 मूलों के गुणनफल का योगफल। 2 का मतलब क्या है? अल्फा बीटा लिया तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, बराबर क्या होगा? क्रम से देखिएगा, b बटे फिर c बटे। अब पहले चिन्ह कैसा लगा था? माइनस, अब किसका लगेगा? प्लस का। पहले माइनस फिर प्लस, b बटे फिर c बटे। c का मतलब क्या है? x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अच्छा, अब देखो, पहला 1 वाला हो गया, फिर 2 वाला, अब क्या है? तीनों को एक साथ लेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा बीटा गामा, और किसके बराबर आ जाएगा? प्लस का कि माइनस का? माइनस, माइनस प्लस माइनस, क्रम याद रखना। और डी का मतलब क्या है यहाँ पर? अचर पद। ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। और डायरेक्टली कभी कभी एक नंबर के सवाल आते हैं तो डायरेक्ट सीधा आंसर आता है। विकल्पी में 1 नंबर का आता है कि डायरेक्ट निकाल के लिख देना होता है आंसर। तो ये 3 चीजें हो गई। अब बात करें, क्या आप त्रिघात समीकरण बना सकते हो? जैसे कि द्विघात समीकरण नहीं बनाया था, अगर ये सब पता है, त्रिघात समीकरण बनाना या त्रिघात समीकरण का सूत्र, त्रिघात समीकरण का सूत्र कुछ नहीं करना, देखिएगा, क्रम से लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखे? एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के बाद क्या आता है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है? एक्स, ऐसा ही तो आता है। चिन्ह देखिए, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बाद अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू बराबर क्या लगा देना? 0। अब चिन्ह समझिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्रम से। ये इसका सूत्र है त्रिघात समीकरण का। पहले प्लस वाला, फिर 2 वाला, फिर ये क्रम से घात 3, फिर घात 2, फिर घात 1, फिर इस तरीके से ये इसका सूत्र है, त्रिघात समीकरण का सूत्र है। लिखते जाइएगा, जहाँ पे तेज हो तो कह दीजिएगा रुक जाइए ना, जैसे ना लिख पाए हो कोई चीज़, क्योंकि आज नया एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, नए तरीके से। वो उधर नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, लेकिन त्रिघात समीकरण का सूत्र। इसके बाद एक और बताऊंगा, 4 घात। 4 घात का तुम्हारे किताब में थोड़ा सा है, लेकिन कभी कभी बढ़िया परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, क्योंकि अब कभी आपको 10 के बाद ये चैप्टर पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो बात करें, इसको लिख लिया, हटा दूं? 4 घाती बहुपद।
इसका कोई फॉर्म बता सकता किस फॉर्म का होगा? सबसे पहले कौन सी घात आएगी? 4, 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद उसके बाद ए बी सी डी, ए प्लस 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 ई बराबर 0। अच्छा, एक सच को कितनी जगह पे काटेगा? 4 जगह पे। ग्राफ कैसा बनेगा? वक्र। अगर बनाए तो ऐसा ही ना, वो फिर बनाया नहीं जा सकता। 1 2 3 4 ज़्यादा बन गए, इस तरीके से कुछ बनेगा। 1 2 3 4 जगह पे काटेगा। 4 घाती बहुपद। शून्यक कितने होंगे? 4। शून्यक भी कितने होंगे? 4। अल्फा बीटा गामा, और चौथे क्या नाम दिया जाता है? डेल। लिख लीजिएगा, शून्यक आपके होंगे 4। कौन कौन से? अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल। 4 शून्यक होंगे। इसमें भी अब सूत्र बनेंगे। पहला क्या होगा? योगफल। फिर चलिए क्रम से देखते जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट भी है। मतलब कि इससे रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन आते हैं तो कोई लड़का नहीं कर पाता, क्योंकि 10 में नहीं आएगा इस तरीके से। 4 वाले सवाल हैं, 4 वाले, लेकिन ये सब चीज़ें से रिलेटेड सवाल नहीं है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि भविष्य के लिए आप अपनी जानकारी के लिए रखें। पहला है आपका मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल किसके बराबर होगा? बी बटे, क्रम से पहले बी बटे आएगा, फिर सी बटे, फिर डी बटे, फिर ई बटे। 4 सूत्र बनेंगे। अच्छा, अगर ये होगा तो बी बटे ए, बी की जगह क्या लिखेंगे? माइनस। और अगर वैसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकता हूं? एक्स क्यूब का गुणांक बटे एक्स की घाते 4 का गुणांक। लिख दो ना, तो वो ज़्यादा समझाएं। अगला क्या होगा? चलिए अगले पे आप बताइए, अगला क्या होगा? इसको लिखिएगा बाद में। अगला क्या होगा? 2 2 को लेकर। अब पहले कितने कितने को लेंगे? पहले 1 1 लिए गए, फिर कितने को लेंगे? 2 2। मतलब 2 2 का मतलब क्या है? अल्फा बीटा, फिर डेल अल्फा। और हो सकता है कुछ? अभी बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, इसका इससे जोड़ा बना, इसका एक जोड़ा इससे भी बनेगा। ये कठिन सा बन जाता है। देखो क्रम से देखें, इसका इससे तो बना, इसका इससे भी एक जोड़ा बने कि नहीं बनेगा? तो मैं क्रम से लिखे दे रहा हूँ। फिर बन जाएगा अल्फा गामा। एक बार इसका जोड़ा इससे भी बनेगा, बने कि नहीं बनेगा? तो क्या बन जाएगा? अल्फा डेल। चिन्ह बनाने, बीटा का आप किससे बनेगा? अल्फा से तो बन ही चुका है, पहले ये लिखा है। बीटा का आप किससे बनेगा? गामा से। बीटा, फिर बीटा का किससे बनेगा? डेल से, बीटा डेल। अब गामा का अल्फा से तो ये लिखा ही है ना, गामा अल्फा। गामा का बीटा से ये लिखा। अब गामा किससे बनेगा? डेल से, गामा डेल। और फिर आखिरी में कौन बचा? ये, इसका किससे बनेगा? इससे बन चुका है, इससे सबसे बन चुका है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? सी बटे ए। 6 ठो बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये कहने का मतलब 2 2 को लेकर, 2 2 को लेकर। मैं एक सवाल जब मैं कभी पेपर कराऊंगा तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा इस तरीके से। जब ये अगर लिखना आएगा तभी आंसर हो पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ये होता है सी बटे ए के बराबर। प्लस का कि माइनस का? प्लस का। माइनस के बाद प्लस। अब क्या होगा? 3 3 का जोड़ा बनाओगे। 3 3 का मतलब समझ गए ना? इसका इसका, फिर इसका इसका, फिर इसका इसका। इसमें भी बनाना थोड़ा सा। 3 3 का बनाए तो पहला क्या बनेगा? अल्फा बीटा। एक क्या बनेगा? अल्फा बीटा डेल। सुनिएगा, इन 3 का बन गया। अब 3 अगर इसको मैं शुरू में ही लिखा रहने दो तो एक बार ये भी तो बन सकता है। अल्फा बीटा ले लूं, क्या साथ में ले लूं? डेल ना। गामा वाला तो हो चुका, अल्फा बीटा डेल। एक क्या हो सकता है? अल्फा बीटा तो हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी। एक क्या हो सकता है? इसको लूं, अल्फा गामा, और साथ में क्या आ जाएगा? डेल। अल्फा गामा डेल। ज्यादा समझ में ना आए तो ये समझ ले 3 3 वाला सूत्र है। ये कितने वाला है? 2 2 वाला, ये 3 3। और एक हो सकता है बीटा गामा
डेल, और किसके बराबर आ जाएगी, डी बटे, और चिन्ह कैसा लग जाएगा। फिर अगला क्या लेना, 4 4 का, 4 4 में तो सारे कवर हो जाएंगे ना, और ये किसके बराबर आएगा, माइनस ई बटे, और बस ये पूरा वो लिखा हुआ है। और सूत्र बनाना चाहे तो सूत्र आप खुद से लिख सकते हैं, कोशिश करिएगा, मैं लास्ट में लिख दूंगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अगर अच्छे से कभी प्लस का होगा ये माइनस प्लस माइनस प्लस, बस ये वो है कि कभी अच्छी एग्ज़ाम के लिए मैंने एक करा दिया, क्योंकि कभी कोई बताता नहीं, किसी लड़के को पता भी नहीं होता। और सूत्र क्या बन जाता अगर उस तरीके से लिखें, सूत्र तो सबसे पहले x की घाते 4, फिर मैं लिख दूं मूलों का योगफल, बहुत लंबा हो जाएगा ना, और साथ में x की घाते 3, फिर प्लस, फिर क्या लिख दें, 2 2 के गुणनफल का योगफल, साथ में क्या लिख दूं, x स्क्वायर, फिर माइनस, फिर क्या लिख दें, 3 3 के गुणनफल का योगफल, और साथ में क्या लिख दें, फिर क्या हो जाएगा, 4 4 वाला अल्फा बीटा बराबर 0। अभी पूरा लिखना कठिन है, पूरा लिखना ना, तो एक समझने के हिसाब से कि ऐसा कुछ बनता है, और इसको आप ना भी पढ़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं 4 वाला, बस मैंने बता दिया कि क्योंकि जितना हो सकता है सारी चीज़ें बता देता हूँ, कुछ छोड़ता नहीं हूँ। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं, अब सीधा सीधा करना है आपको सवाल, तो एक्सरसाइज उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। सूत्र आसानी से याद हैं, सब कुछ आपको पता ही है, और सवाल भी आप खुद से कर लोगे। आखिरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आता है। तो एक्सरसाइज 2.1 मनोहर रे, किताब है आपकी मनोहर रे। 2.1 खुद से कर लो, किताब दिखाना। 2.1 में ये पूछा गया शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे बताओगे कि x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। पीछे से आंसर देख के बता सकते हो ना, सारे खुद से ही देख के बता सकते हो। हाँ, ये तो इसमें कुछ है नहीं। एक्सरसाइज 2B कुछ नहीं है, 2B का क्वेश्चन नंबर 1 तो देख लेते हैं कि कैसे करना है। एक्सरसाइज 2B अध्याय 2B, किताब है आपकी मनोहर रे। ये भी आसान है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, सत्यता की जांच कीजिए। वो आप कैसे करोगे ये आप लोग को बताना है। जैसे कि मैं पहला ही लिखे दे रहा हूँ, 2B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का पहला सवाल है आपका, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। मैंने इसमें सत्यता की जांच कैसे करेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मीन्स x के मान निकालने, कितने मान निकलेंगे, 2, वो दोनों मान निकालने, वो कैसे निकाल सकते हो, इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। और गुणनखंड करना आता है, 8 एकन्नम 4 दूनी 4 में से 2 घटाओगे 2, शून्यक निकाल लोगे। चलिए निकाल लेते हैं, एक बार निकाल लेते हैं। ये समझाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग ये +2 एक कोष्टक में, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अगर दो चीज़ों का गुणनफल 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0। x बराबर कितना आ गया, 4, x बराबर कितना आ गया, -2। शून्यक आ गए आपके, शून्यक आ गए आपके 4 - 2। अब सत्यता की जांच, ये थोड़ा सा आप लोग पहली बार कर रहे हो, सत्यता की जांच। हाँ बहुत बड़े, वेरी गुड।
अब देखिए सत्यता की जांच हम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मूलों का योगफल का सूत्र होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी बटे ना। अगर उस तरीके से लिखें तो अल्फा मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। वैसे लिख दूं तो बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा आपका एक्स का गुणांक कितना है? -2। इस सवाल में कितना है? -2 रखेंगे तो माइनस माइनस। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। अच्छा आपके मूल आए क्या हैं? 4 -2। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कर दो भाई, दोनों पक्ष अगर बराबर आने चाहिए। सत्यता की जांच का मतलब क्या है? जो आप सूत्र जानते हो, जो आपके निकले हैं, दोनों केस में क्या हो? लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो? राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? पहला मूल क्या है? 4, दूसरा क्या है? दोनों को जोड़ दें, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटेगा, 2 बराबर क्या लिख दें? प्रूफ। और अगर ज्यादा नंबर का है तो और चेक करना चाहें तो और कैसे कर सकते हैं? मूलों का गुणनफल। नहीं, इतना ही बहुत है। मतलब क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड मीन सत्यता हाँ करेक्ट है जो हमने निकाल। तो कैसे लिख दिए ना? भाई ये सूत्र होता है। x का गुणांक कितना है इसमें? -2। तो रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस। एक्स स्क्वायर का गुणांक मीन्स इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? 1। तो बटे में 1, 2 बटे 1 2। अब मूलों का योगफल मीन्स जो निकल के आए हैं। चेक कर लें क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। दोनों पक्ष यदि बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? जो भी निकला है वो करेक्ट निकला है। अब देखिएगा खुद से किताब में देखिए कौन सा सवाल आप मुझे बताना है, क्योंकि मैं भी बहुत दिन बाद किताब देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग से भी निकल चुका है कि कौन सा कठिन है कौन सा सरल है। ना इस तरीके सारे चेक कर लेना आप अपने आप। लगभग कई सवाल ऐसे ही हैं। दूसरे का दूसरा लाओ दिखाना किताब। दूसरे का दूसरा सत्यता की जांच। चलिए एक बार कर लेते हैं सत्यता की जांच। हाँ दूसरे का दूसरा सही भी है, खुद से करो आप लोग, ट्राई करो। चलो सत्यता की जांच। दूसरे के दूसरे में क्या है? ये अच्छा सवाल है, वैसे ठीक सवाल है। दूसरे का दूसरा किताब है आपकी मनोहर रे। और अच्छा इसके पहले क्या करने हैं? शून्यक निकालने हैं। ये कैसे समीकरण है? द्विघात ही है, घात 2 है। अच्छा बात करें इसमें कौन सा सूत्र लगाया जा सकता है? मैं 15 को क्या लिख सकता हूं? √15। और इसमें सूत्र कौन सा लग जाएगा? a स्क्वायर माइनस, ये इधर से उधर ले जाते अंडर रूट लगा के, जैसे भी आप करते, a माइनस बी a प्लस बी। और इसका मतलब क्या है? अगर 9 में होते तो सिर्फ गुणनखंड करना था। 0 लगा के मतलब शून्यक निकालना, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा t बराबर √15। ये कितना आ जाएगा? t बराबर -15। अब बात करें, ये तो 2 शून्यक आ गए ना। अब करते हैं सत्यता की जांच। ये आसान था। सत्यता की जांच आप एक सूत्र जानते हो, मूलों का योगफल या अल्फा प्लस बीटा, जो भी लिख दो। मतलब अल्फा इसमें कौन सा है? एक अल्फा है एक बीटा है। इस तरीके से जो 2 आते हैं, सूत्र होता है -b बटे, डायरेक्ट लिखता हूं ना, वो नहीं लिख रहा हूं, या फिर लिख दें तो -x का गुणांक बटे, x की जगह इसमें क्या लिखेंगे? x की जगह इसमें क्या लिखेंगे? t। सवाल किस में है? t में है। y में होता तो क्या लिखते? y का गुणांक। s में होता तो s का, मतलब जिसमें है, t का गुणांक बटे। अब यहीं पे थोड़ा सा कोई मुझे बताएगा, दिख रहा होगा, t का गुणांक बटे t स्क्वायर। अच्छा मूलों का योगफल में इस पहले वाले को दूसरे वाले से क्या कर देना है? हाँ जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ मतलब जोड़ना ही है लेकिन प्लस माइनस माइनस। अच्छा t की जगह क्या रखना है? t का गुणांक कितना है? कुल नहीं, 0। अगर मैं कहूं यहां पर t है, नहीं है। अगर मैं लिखना भी चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 0 गुणे t। 0 में t का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 0। तो मतलब t का गुणांक कितना है? 0।
जो चीज़ है ही नहीं तो उसका गुणांक कितना होगा? 0। जो चीज़ है ही नहीं उसका गुणांक हम कितना मान के चलेंगे? 0। अगर ये 15 की जगह t होता तो t का गुणांक कितना होता? 1 -1 चिन्ह के साथ। और अचर पद का गुणांक 0, क्योंकि अचर पद है नहीं। इसमें अचर पद कितना है? √15। t नहीं है, मतलब x वाला नहीं है, तो इसकी जगह 0/t² का कुछ नहीं लिखा तो पीछे 1। 15 में से 15 घटाएंगे 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग दें, ये क्या हो गया? प्रूव्ड। इस तरीके से ये भी सिद्ध हो चुका है। मतलब कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसका गुणांक क्या लिखा जाता है? 0 होता है, अगर कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आप किताब में आप लोग देखिए ना कि किस तरीके से कौन सा बताना है, नहीं तो फिर मुझको दीजिए तो फिर मैं अपने हिसाब से बताऊं। बाकी एकदम आसान एक्सरसाइज है। सत्यता की जांच ऐसे ही। और करना चाहें तो एक चीज क्या लगा सकते थे? मूलों का गुणनफल करके। तीसरा हाँ, चलिए एक बार बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा एकदम आसान है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। यह सब एक नंबर में आने वाले सवाल हैं, जैसे कि ये वाला है का 1 शून्यक 1/2 है। शून्यक क्या है? 1/2। शून्यक का मतलब क्या है? x के कितने मान संभव? शून्यक कितने संभव है? 2। तो x का एक मान 1/2 है। अगर शून्यक है तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसकी जगह क्या रख दूं? 1/2, तो पूरे समीकरण का मान किसके बराबर आएगा? 0। शून्यक का मतलब होता है कि x का वह मान जिसके लिए पूरे समीकरण का मान किसके बराबर होगा? 0 के। तो प्रश्नानुसार आप पेपर में ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार शून्यक आपका क्या है? 1/2। अगर 1/2 है तो अगर 1/2 रख दूं तो पूरे समीकरण का मान किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि शून्यक है। शून्यक का मतलब है कि x का वह मान तो रख दें। 2 गुणे x की जगह क्या रखा? x की जगह क्या रखा? बराबर किसके? शून्यक निकालने होते हैं तो 0 के बराबर करके हल करते हैं। जब दिया ही गया शून्यक है तो पूरे का मान किसके बराबर होगा? 0 के। और हल कर लोगे तो लैम्ब्डा का मान कितना आएगा? हल कर लो, बता दे। 2 1/2 + 3/2 4/2 -1 है। 1/2 + 3 1 4 -2 हल कर लीजिएगा तो इतना ही आएगा। जब इसको हल करोगे तो इधर 1/2 हाँ -2 ही आएगा। लैम्ब्डा बराबर हल करने के बाद -2। तीसरा सवाल भी आसान ही था। अगर ये बोल देता 1 शून्यक 5/7 है तो 5/7 रख लेते और हल कर लेते। कुछ भी बोल देता शून्यक निकालिए तो लैम्ब्डा का मान अगर दिए होता तब शून्यक निकालने को पूछता। बस यही इसका आंसर है, मतलब लैम्ब्डा बराबर -2। जब आप हल करके चेक करोगे तो ये आएगा। ना किताब में सवाल अपनी तरफ से पढ़ते जाइए कि जो लगे कि सर ये बता दीजिए, जिसको भी जो सा लगे। मेरे नसीब में तू है कि नहीं। छठवां क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सवाल क्या है? देखो, दो तरीके से करते हैं, मेथड 1 मेथड 2। दोनों एकदम आसान है ना। सबसे पहले आसान वाला कर ले, फिर थोड़ा सा लंबा वाला कर लेंगे, लेकिन हल दोनों में एकदम इजी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अलग भी है। अगर छठवां हो जाएगा तो पांचवां हो जाएगा, सब एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 3x² + 11x - 4 ना। इसके शून्य क्या हैं? m और n। मतलब x के कितने मान निकलेंगे? 2। एक मान को क्या इन्होंने बोला? m, और दूसरे क्या बोला? n।
मैं कहूँ अगर मैं इसको हल कर लूँ, x का एक मान 7 आ गया, एक मान 5, तो m कितना होगा 7, n कितना होगा 5। चलिए इससे नहीं करते, अभी आसान से करते हैं ना, पहले थोड़ा सा वैसा। m सवाल ये है आपका, तो इसका मान निकालना है m/n प्लस, अच्छा इसका लासापा क्या आएगा, इस तरह में लंबा पड़ेगा लेकिन फिर भी करते हैं। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ चलो इसको यहाँ छोड़ देते हैं। अच्छा अगर शून्यक m और n है तो m प्लस n किसके बराबर होगा, m प्लस n किसके बराबर होगा, अल्फा, अगर शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, शून्यक m और n है तो क्या निकालेंगे, m प्लस n किसके बराबर होगा, -b/a। b होता क्या है, x का गुणांक, तो इसकी जगह कितना रख दूंगा -11। a कितना है 3, x² का गुणांक। अच्छा m इंटू n कितना होगा, m इंटू n, c का मतलब समझ गए ना, अचर पद बटे x² का गुणांक, कितना आ गया -4/3। अच्छा इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, इसकी जगह, इस सवाल में mn की जगह मैं क्या रख दूंगा -4/3, इसकी जगह क्या रखूँ, इसका मान थोड़े पता है। लेकिन भाई आप लोग एक सूत्र बताइएगा, और इस सूत्र का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि मैं एक बहुत कठिन सा सवाल दूंगा आप लोग को, उसमें सारे a² + b² का सूत्र क्या होता है, तुरंत बताओ। तो वो तो माइनस में होता है ना, a² - b² का, a + b - b। बताया कक्षा 9 में कई बार बताया, हाँ a + b का वर्ग -2ab, खत्म। अरे यार इस सूत्र से ही तो बना होगा ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस, मैं कहूँ इसका लिखना है तो ये प्लस इधर से उधर क्या आ जाएगा, तो यही तो सूत्र बनेगा। a² + b² का कोई सूत्र आपसे पूछे तो इसी सूत्र से तो बना है, ये प्लस इधर से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a + -2ab, तो ये इसका सूत्र होता है। अच्छा मैं कहूँ m² + n² की जगह क्या रख सकता हूँ, m + n का होल स्क्वायर -2mn, फिर मैं और दूसरे तरीके से भी सवाल बताऊंगा, mn। अच्छा आप देखिए, इसको लासापा लिया, ये बना, इसके बाद ये सूत्र रखा, ये बना। अब m + n की जगह क्या रख देंगे, -11/3, mn की जगह क्या रख दूंगा, -4/3। ऊपर भी हल करोगे कुछ ना कुछ आंसर निकालोगे कि ना निकालोगे, अगर जो भी आ जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। तो इसको इतना नोट कर लीजिए, हल करना आपके घर का काम है। मैं दूसरी विधि से भी बताता हूँ। देखो हमने पहले क्या किया, पहले शून्यक पता थे प्रश्नानुसार, तो हमने योगफल निकाल लिया, फिर गुणनफल निकाल लिया, क्योंकि वो तो कभी भी निकाला जा सकता है ना सूत्र से, -b/a और c/a से। उसके बाद जो पूछा गया है उसको हल करना स्टार्ट किया, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया। दिमाग किस लिए लगाया, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी और इसकी पता है। चलो मैं अभी एक सवाल घर के लिए दूंगा, बहुत कुछ पूछ लूँगा आपसे एक ही सवाल में, देखता हूँ कौन लगा के ला पाता है। बहुत बड़ा सवाल होगा, आप 1 घंटे लगभग लगाओगे, 15-20 मिनट का सवाल, कई सारी चीज़ें उसमें पूछूंगा। तो ये तो हो गया ना, इसको करोगे ना घर में। अब दूसरी विधि देखते हैं, दूसरी बहुत आसान है, इससे मतलब सरल पड़ेगी। चलो करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा इसके शून्य क्या बोले गए, m और, भूल जाओ कि सवाल में क्या बोला गया। मैं आपसे पूछूं क्या इसके शून्य का आप निकाल सकते हो, कैसे, गुणनखंड करके निकाल सकते हैं ना, 4 × 12। अब मैं जल्दी से निकाल दूं, 12 × 12 में से 1 घटाओगे 11, गुणनखंड करोगे 1 में क्या आ जाएगा, 3 चौको, -1 कॉमन लोगे। ये गुणनखंड नहीं समझा रहा हूं, नहीं आता तो मुझसे बाद में पूछ लेना, क्योंकि अब ये समझाने वाली चीज नहीं रह गई है। इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अच्छा यहां से x का मान, यहां से x का मान,
अब प्रश्न में क्या बोला गया, इसके दो शून्यक हैं m और n, तो m कितना हो गया 1/3, n कितना हो गया -4, यही तो हो गया कि ना हो गया। जो भी मान आएंगे, एक m है एक n है, एक m है भाई, दो शून्य का है ये और ये, यही तो mn है ना प्रश्न के अनुसार। अब क्या करें, वैल्यू उठा के रख दो, m की जगह कितना रख दो, n की जगह कितना रख दो, m की जगह हल कर लो, जो आ जाए वही क्या है आंसर है। पिछला वाला इसलिए बताया क्योंकि अगर इस सवाल में यहाँ पर q लिखा होता तो क्या इस विधि से आप हल कर सकते थे, निकलते नहीं, गुणनखंड ही नहीं कर पाते ना, तो फिर कौन सी विधि बची थी, जो इसके पहले बताया था। जब संख्या में हो तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या में है तो आप अपने आप मान निकाल सकते हो m और n के, उठा के रख दो। जब संख्या में नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं जो संख्या में नहीं होते हैं, तो फिर वही विधि काम आती है जो पहले बताया गया है। तो इसको करना चाहो तो कर सकते हो ना, या समझ सकते हो कि घर में ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। भाई पहले गुणनखंड करके m और n के मान निकाल लो, फिर उठा के रख दो, जो आ जाए वही इसका आंसर है। दोनों से करिएगा, ट्राई करिएगा, क्योंकि गणित में नंबर लाना है तो आपको आने से ज़्यादा समझना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में नहीं समझ में आता। इतनी बड़ी गणित जब पढ़ लेते हो तो भूलने लगती हैं चीज़ें कि क्या करें, दिमाग कम काम करता है। आठवां नौवां सब एक जैसे हैं, क्या आप लोग आठवां कर सकते थे, शून्य ज्ञात कर सकते हो, चलो वो आठवां करिए, आठवां आप लोग करिए ना, थोड़ा सा रेस्ट मैं करता हूँ, आठवां आप लोग करो। एक पहले घर के लिए काम लिख लो, होमवर्क टाइप में, इसको कोशिश करिएगा। ax² + bx + c = 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। सवाल है, घर के लिए है, ax² + bx + c = 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो नंबर फर्स्ट α² + β², नंबर सेकंड 1/α + 1/β, नंबर थर्ड α - बीटा, नंबर 4 α³ + β³, नंबर 5 α + β², नंबर 6 हाँ इन सब के मान निकालना है, का मान निकालिए। सवाल समझे ना आप लोग। यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, जैसे m और n वाला था, अब इसमें आप गुणनखंड करके नहीं हल कर पाओगे, इसमें वही वाला दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से, थोड़ा बहुत सोच समझ के, और इसमें लगभग सारे सवाल कवर हो जाएंगे। यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो इन सब के मान निकालिए। अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो इन सब के मान निकालिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।